हेलो, मेरा नाम है मनीष वंशी और आपका जुडिशियल लॉ क्लासेज में स्वागत है। ठीक है, और आज हमारी 4th वीडियो होने वाली है। ये जो हमारी विधि शास्त्र की सीरीज चल रही है कि विधि शास्त्र क्या है, इसकी ये जो सीरीज चल रही है, आज ये 4th वीडियो है। इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे, इसमें हम परिभाषा देखेंगे सामंड के द्वारा विधि शास्त्र की क्या डेफिनेशन दी गई है, उसको हम इसमें आज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न आ जाता है कि विधि शास्त्र जो सामंड द्वारा डेफिनेशन दी गई है इस तरह से है कि विधि शास्त्र नागरिक विधि का प्रथम सिद्धांत का विज्ञान है, यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। यानी कि इस डेफिनेशन में कहा गया है कि ये जो विधि शास्त्र है तो नागरिक विधि के जितने भी सिद्धांत हैं उनका जो प्रथम सिद्धांत है, नागरिक विधि के जितने भी सिद्धांत हैं उनका जो प्रथम सिद्धांत है उसका विज्ञान है। सामंड के द्वारा ये कहा गया है, सामंड के द्वारा कहा गया है कि विधि शास्त्र नागरिक विधि का प्रथम सिद्धांत का विज्ञान है। ठीक है, चलिए देखते हैं। विधि शास्त्र के संबंध में सामंड का नाम विस्मृत करना ठीक नहीं रहेगा। इनका विधि शास्त्र के संदर्भ में नजरिया अध्ययन योग्य है। ये ऑस्टिन तथा हॉलैंड के समकालीन विधि शास्त्री रहे हैं तथा इन्होंने दोनों की परिभाषाओं की आलोचना भी की है, क्योंकि ऑस्टिन द्वारा सामान्य विधि शास्त्र का प्रतिपादन किया और हॉलैंड की आलोचना इसलिए की क्योंकि उन्होंने विशिष्ट विधि शास्त्र को अस्वीकार किया। ठीक है, तो देखो ये जो विधि शास्त्री है सामंड, ये इन दोनों का समकालीन है, दोनों का हॉलैंड और ऑस्टिन, इन दोनों का समकालीन विधि शास्त्री है। तो इनका जो अध्ययन काफी अध्ययन योग्य है और इसे विस्मृत नहीं कर सकते, भुलाया नहीं जा सकता कि विधि शास्त्र की बात हो और सामंड का नाम ना आए। ठीक है, तो इनका अध्ययन काफी महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, एक मिनट। समकालीन विधि शास्त्री रहे हैं ये। तो इन्होंने देखो आलोचना की है दोनों की, लेकिन ऑस्टिन की आलोचना इसलिए की है क्योंकि उन्होंने सामान्य जो विधि शास्त्र है उसका प्रतिपादन किया, जबकि इनके अनुसार इनके दोनों के अर्थ बदल रहे हैं सामान्य में। ठीक है, इन्होंने सामंड ने कुछ कहा है जबकि ऑस्टिन ने कुछ कहा है। ठीक है, हाँ, और हॉलैंड का इन्होंने विरोध क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने विशिष्ट जो विधि शास्त्र है उसको स्वीकार नहीं किया, जिसके पक्षधर आपके सामंड रहे हैं। ठीक है, इसके पक्षधर आपके सामंड रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। सामंड के अनुसार विधि शास्त्र में समस्त विधिक सिद्धांतों का समावेश है, इसलिए इसे प्राथमिक या प्रथम सिद्धांत का विज्ञान भी कहा है। सामंड की धारणा है कि विधि न्यायालय द्वारा लागू की जाती है, विधि का उल्लंघन किए जाने पर शास्ति का प्रावधान है। शास्ति यानी सैंक्शन, इंग्लिश में सैंक्शन बोलते हैं इसको, सैंक्शन का प्रावधान है। यह धार्मिक एवं नैतिक नियमों व विधियों से भिन्न है। यानी ये जो इन्होंने प्राथमिक सिद्धांत जो कहा है, नागरिकों का प्राथमिक सिद्धांत है, वो क्या है इसके बारे में उन्होंने कहा है कि विधि न्यायालय द्वारा लागू की जाती है। जो नागरिक प्रथम विज्ञान के सिद्धांत जिन्होंने कहा है कि नागरिक विधि का प्रथम सिद्धांत का जो विज्ञान ये कहा है, तो उनके अनुसार ये विधि शास्त्र क्या है? तो उनके अनुसार विधि शास्त्र है कि ये जो विधि है न्यायालय द्वारा लागू की जाती है और विधि का उल्लंघन किए जाने पर यहाँ पर सैंक्शन का भी प्रावधान रहता है। और ये जो विधि है वो धार्मिक एवं नैतिक नियमों की विधियों से काफी भिन्न है। चलिए अब ये हम डेफिनेशन जो उन्होंने परिभाषा दी है उसके आवश्यक तत्व देख लेते हैं कि सामंड की डेफिनेशन के ये आवश्यक तत्व क्या है। मुख्य रूप से 3 है कि ये विधि का विज्ञान, प्रथम सिद्धांत और नागरिक विधि। अब इन तीनों ही, ये जो 3 आपके तत्व दिए हैं, इन तीनों तत्वों को विस्तृत रूप में हम पढ़ लेते हैं
कि इनका आशय क्या है, सामंत द्वारा ये 3 शब्द क्यों यूज किए गए हैं अपनी डेफिनेशन में, इनका क्या मतलब है। तो इन्होंने कहा है विधि का विज्ञान यानी साइंस ऑफ लॉ। ऐसा क्यों कहा है? आशय, इसका आशय यह है कि विधिक सिद्धांतों से है जिनका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है तथा उन्हें राज्य द्वारा मान्यता व न्याय प्रशासन द्वारा लागू किया जाता है, इसे ही विधि का विज्ञान कहते हैं। सामंत के द्वारा विधि का विज्ञान उसे ही कहा गया है जिससे उनका तो क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है और उन्हें राज्य द्वारा लागू किया जाता है और न्याय प्रशासन द्वारा उसे राज्य द्वारा मान्यता दी जाती है और न्याय प्रशासन द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, प्रथम सिद्धांत क्या है यहाँ पे, ये जो प्रथम सिद्धांत यूज किया है उसका आशय क्या है यहाँ पे सामंत द्वारा। यहाँ विधिक प्रणाली में जितने भी सिद्धांत पाए जाते हैं और जो मानव व्यवहार से संबंधित हैं, साथ ही ऐसे सिद्धांत जो महत्वपूर्ण हैं उन्हें ही प्रथम सिद्धांत की संज्ञा दी गई है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि विधिक प्रणाली में जितने भी सिद्धांत पाए जाते हैं उनमें भी जो मानव व्यवहार से संबंधित हैं, जो मानव को अपना केंद्र बिंदु मानते हैं, उन सिद्धांतों को ही यहाँ प्रथम सिद्धांत की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसमें गौड़ या सहायक सिद्धांतों को छोड़ दिया जाता है, यानी इसमें भी मुख्य सिद्धांतों को देखा जा सकता है जो मानव से संबंधित हैं। मानव व्यवहार को 3 नियम नियंत्रित करते हैं। यहाँ पर मानव व्यवहार को भी 3 नियम नियंत्रित करते हैं। वे कौन कौन से हैं? पहला है धार्मिक नियम नियंत्रित करता है, दूसरा नैतिक और आपका तीसरा है विधिवेत्ताओं की विधि। ये जो है मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाले तत्व हैं। ठीक है, लेकिन सामंत ने विधिवेत्ताओं की विधि को ही विधि शास्त्र की विषय वस्तु माना है, क्योंकि यहाँ न्यायालय द्वारा मान्य एवं प्रवर्तनीय है। जैसा कि सामंत ने ऊपर भी कहा है कि विधि केवल उन्होंने उसी चीज को माना है जो न्यायालय द्वारा मान्य और न्याय प्रशासन द्वारा लागू किया जाता हो। ठीक है, तो विधिवेत्ताओं की विधि ही यहाँ पर ये धार्मिक और नैतिक दोनों को छोड़ दिया जाए तो केवल विधिवेत्ताओं की विधि ही विधि का स्रोत के रूप में सामंत द्वारा मान्यता दी गई है। ठीक है, या विषय वस्तु माना है। चलिए अब यहाँ पे नागरिक विधि जो शब्द यूज किया है उसका आशय क्या है? नागरिक विधि। तो नागरिक विधि से अभिप्राय देश विदेश की विधि से है, यानी देश विदेश में जो विधि है उससे ही नागरिक विधि का आशय लगाया जाता है और यह नागरिकों से संबंधित है। सरल शब्द है क्योंकि ये नागरिकों से संबंधित है। इसका उद्देश्य इसे अंतर्राष्ट्रीय विधि से पृथक करना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि एक तरह से सर्वमान्य या सार्वभौमिक रूप से कही जा सकती है, लेकिन नागरिक विधि एक देश विदेश की विधि ही बनकर रह जाती है। नागरिक विधि को 3 रूपों में देखा जा सकता है, यानी ये नागरिक विधि है उसे 3 रूपों में देखा जा सकता है। चलिए, एक तो व्याख्यात्मक, दूसरा विधिक इतिहास और विधान का विज्ञान। इन तीनों रूपों से नागरिक विधि को देखा जा सकता है। व्याख्यात्मक कैसे? उसका भूत वर्तमान की वास्तविक विधिक प्रणाली से है, यानी उसका भूत वर्तमान या उसकी वास्तविक विधिक प्रणाली कैसे रही थी उसकी व्याख्या करने से यहाँ पे इसका आशय है। और विधिक इतिहास कैसे? कि विधिक प्रणाली के ऐतिहासिक विकास से है यहाँ पे आशय। ठीक है, जबकि विधान का विज्ञान यानी उद्देश्य विधि कैसी होनी चाहिए, ये विधान का विज्ञान है। हम इस तरह से नागरिक विधि को 3 रूपों में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामंत द्वारा विधि शास्त्र के 2 भाग किए गए हैं। अब सामंत द्वारा भी विधि शास्त्र के कितने भाग किए गए हैं? 2 भाग किए गए हैं विधि शास्त्र के। ठीक है, वो तो एक हमने अभी परिभाषा पढ़ी, परिभाषा तथा उसके तत्व पढ़ लिए। अब यहाँ पे अलग बात तो ये आ गई कि सामंत द्वारा ये जो विधि शास्त्र है उसके 2 भाग किए गए हैं। 2 भाग कौन कौन से? एक तो सामान्य विधि शास्त्र और एक विशिष्ट विधि शास्त्र। यानी दोनों का क्या आशय है? सामान्य विधि शास्त्र में क्या है? इसके अंतर्गत विधिक प्रणाली के समस्त सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, यानी जितनी भी विधिक प्रणालियां हैं
उनके सभी सिद्धांत सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, जबकि ये जो विशिष्ट विधि शास्त्र, इसका सामंड के अनुसार क्या आशय है कि सामंड के अनुसार विधिक प्रणाली के समस्त सिद्धांतों में उनके किसी अंश विशेष का अध्ययन, यानी विशिष्ट में क्या आता है, जितने भी विधिक प्रणालियां हैं उनके किसी अंश विशेष का अध्ययन करना ही विशिष्ट विधि शास्त्र के अंतर्गत आता है। इसे सामंड द्वारा 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब इस विशिष्ट विधि शास्त्र को भी सामंड ने 3 भागों में बांट दिया है। सामंड ने 3 भागों में बांट दिया। चलो उन 3 भागों की चर्चा कर लेते हैं। क्या है, उन्होंने जो 3 भाग बांटे हैं, तो पहला है उसका विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र, यानी विशिष्ट विधि शास्त्र को भी उन्होंने विश्लेषणात्मक विशिष्ट विधि शास्त्र भी हम कह सकते हैं, इसमें बांटा है। ऐतिहासिक विधि शास्त्र, यानी हम इसे ये भी कह सकते हैं ऐतिहासिक विशिष्ट विधि शास्त्र। नीति शास्त्रीय विधि शास्त्र या नीति शास्त्रीय विशिष्ट विधि शास्त्र। अब ये विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र क्या है, इसमें विधि का ऐतिहासिक तथा नीति परक यानी एथिकल महत्व को छोड़कर अन्य मूल सिद्धांतों का विश्लेषण या चिंतन किया जाता है। जितने भी सिद्धांत, लेकिन उसमें क्या करते हैं, ऐतिहासिक और नीति परक इन दोनों के तत्वों को छोड़ देते हैं। ठीक है, तब उसे हम विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र कहेंगे। ठीक है, दूसरा है ऐतिहासिक विधि शास्त्र, यानी इसमें विधि के उद्गम, जो विधि का उद्गम कहाँ से किस तरह से हुआ है, किस तरह से वो परिवर्तित हुई है, किस तरह से वो बनी है, या उसका उद्भव कह सकते हैं हम, और उसका विकास किस किन समयों के साथ में उसका विकास होता हुआ आया है, से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ये आपका ऐतिहासिक विधि शास्त्र हो गया। इसके बाद नीति शास्त्रीय विधि शास्त्र, इसके अंतर्गत विधि के नीति परक महत्व पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके विशिष्ट विधि शास्त्र के भी 3 टाइप हो गए। इसके बाद में इस सामंड की जो परिभाषा है, उसकी आलोचना भी हुई है, आलोचनाएं भी हुई हैं। जिस आलोचनाओं में हम देख लेते हैं, उनमें सबसे पहले नाम आता है एलन का। ठीक है, तो एलन द्वारा ही आलोचना की गई। क्या कहा है उन्होंने, द्वारा यह कहकर आलोचना की गई है कि विधि शास्त्र को संकुचित, यानी विधि शास्त्र को संकुचित कर दिया गया है। उनका ये कहना है कि इस परिभाषा में विधि शास्त्र को क्या कर दिया है, संकुचित कर दिया है, उसके क्षेत्र को कम कर दिया गया है, और विधिक प्रणाली इंग्लैंड तक सीमित है। यानी ये जो जितने भी अध्ययन है सामंड के, उनका एक तरह से अध्ययन प्रभावित है इंग्लैंड से, यानी वो इंग्लैंड से पूरी तरह प्रभावित हैं, और इसी की विधि प्रणाली के अनुरूप उनकी ये अपनी व्याख्याएं तैयार हुई हैं। ठीक है, जबकि कुछ का कहना है कि जो अन्य जो विधि शास्त्री उन्होंने क्या कहा है, कुछ का कहना है कि बातें अस्पष्ट हैं, फिर भी सामंड द्वारा अच्छी परिभाषा का सार्थक प्रयास किया गया है। यानी कुछ लोगों का, देखो एलन द्वारा तो ये कहा है कि ये जो सामंड है उसने जितनी भी अवधारणा दी हैं वो इंग्लैंड पर आधारित है, यानी इंग्लैंड के ज्ञान तक आधारित हैं, और उन्होंने इसी कारण इसके क्षेत्र को क्या कर दिया है, संकुचित कर दिया है। जबकि अन्य विधि शास्त्री ने कहा है कि उनकी कुछ बातें अस्पष्ट हैं, जो पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, फिर भी सामंड के द्वारा एक अच्छी परिभाषा देने का प्रयास किया गया है। तो ये थी आज की वीडियो सामंड की परिभाषा विधि शास्त्र के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।